हाय गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज सीएस शांतनु भंडारी। सो आज जैसे कि आप जानते हैं कि आईसीएसआई ने एग्जीक्यूटिव के तो पहले से ही बट अब प्रोफेशनल के भी जो नए सिलेबस हैं उसके मॉड्यूल रोल आउट कर दिए हैं। तो अभी तक तो ये हो रहा था कि हमें पता था कि ये सब्जेक्ट्स हैं और एक टेंटेटिव चल रहा था कि क्या कंटेंट हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बट फाइनली आज आप देख रहे हैं कि जो मॉड्यूल्स हैं वो आ चुके हैं। और उसी के बाद आज से मैं ऐसे कहूँ जो ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है एनवायरनमेंट सोशल एंड गवर्नेंस प्रिंसिपल्स इन प्रैक्टिस, ये स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसकी क्लासेस, ये पूरा नया जो सिलेबस है सीएस प्रोफेशनल ग्रुप 1 का, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद इसी ग्रुप के अंदर ड्राफ्टिंग का भी पेपर है, इसी के अंदर कंप्लायंस मैनेजमेंट का भी पेपर है, तो वो भी एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे। देर आफ्टर इलेक्टिव पेपर है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पहले, अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि पहले थोड़ा अलग सिस्टम था, यानी आपको पता है कि भाई हमारे पास 9 टोटल पेपर्स थे, जिसमें हम डेफिनेटली एक इलेक्टिव पेपर था, ओपन बुक जो है उसको आप कहते थे, जिसमें आप बुक लेके जाते थे। एक्चुअली ओपन बुक तो 2 थे, एमडीसीएस भी था, वो कंपलसरी में था, और एक और ऐसा पेपर था जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस थे ग्रुप 3 में, जिसमें आप चूज़ करते थे। पर अब यहाँ पे दोनों ही एक तरीके से मैं ऐसे कहूँगा ग्रुप्स के अंदर इलेक्टिव पेपर्स डाल दिए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं, विच इज़ सबसे पहला जो अभी हमें स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम लोग, एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस का। उसके बाद ड्राफ्टिंग है, फिर कंप्लायंस मैनेजमेंट है, ड्यू डिलिजेंस उसी का पार्ट है, और उसके बाद कोई भी एक इलेक्टिव पेपर आप चूज़ कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमेशा से रहा है, मतलब आई थिंक ये तीसरा सिलेबस है जो मैं देख रहा हूँ पढ़ाते हुए। पहले भी पढ़ाया था, तब भी आईपीआर वर्ल्ड में भी था, फिर अभी जो चल रहा है इस समय, ये तो अब आया है या आ रहा है, बट जो इस समय चल रहा है उसमें भी आईपीआर है। और आप देखिए फिर से जो है वो आईपीआर दिया गया, तो आईपीआर की वैल्यू जो है वो हमेशा रहेगी, बिकॉज वो एक ऐसी फील्ड है कि कितना भी पुराना हो जाए, बट आई थिंक आजकल कंपनीज ब्रांड नेम के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। ग्रुप 2 के अंदर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस करके आ गया है, CRIV आ गया है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वैल्यूएशंस करके। और अगेन आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप इलेक्टिव पेपर में कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं। तो आई थिंक आपके लिए शायद अब ये ईजी हो गया कि आप पहले इंसॉल्वेंसी और आईपीआर में आप एक चूज़ करते थे, अब तो आप चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं कि CRIV के साथ आप इंसॉल्वेंसी ले सकते हैं, और ऊपर ग्रुप 1 में आप आईपीआर के थ्रू भी जा सकते हैं। तो जो टैक्स का पेपर है, जैसे कि आप सभी को पता है, उस समय भी काफ़ी बात हुई थी, वो ऑल टुगेदर मैंडेटरी पेपर्स में से हटा दिया गया। ऑब्वियसली ऑप्शनल में तो वो है ही है, बट मैंडेटरी के तौर पे हटा दिया गया है। तो आज जब हम बातचीत अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगा एक बार इससे पहले मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं और एक नए सब्जेक्ट के बारे में बातचीत करनी स्टार्ट करें, तो आप थोड़ा सा समझ लें कि जो पेपर्स हैं वो कौन से हैं, उसका कॉन्टेंट क्या क्या है। तो देखिए, जो आप इस समय अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस का नाम जो है वो दिया गया है। और अगर मैं ऐसे कहूँ कि ऑलरेडी इस समय जो सिलेबस चल रहा है उसके अंदर ऑलरेडी एक पेपर है जो शायद आप जानते भी होंगे, जिसका नाम है GRMC, गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट कंप्लायंस एंड एथिक्स। तो इस समय जो पेपर है ऑब्वियसली उसी का एक रेप्लिकेट पेपर जो है वो यहाँ पे लाया गया है। अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा कि ये एज इट इज़ सेम है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो क्यों ही वो लाते। बट मैं ये तो ज़रूर कह सकता हूँ आपसे, क्योंकि अभी नोट्स बना लिए हैं, अभी ही आए हैं मॉड्यूल, तो नोट्स का प्रोसेस जो है वो काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है। तो जो मैंने रियलाइज़ किया है, मैं ये कहूँगा कि काफ़ी हद तक ये जो पेपर्स हैं वो सिमिलर हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा डिफरेंसेस है और नॉर्थ और साउथ है, ऐसा नहीं है। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आई एम श्योर हमें उसके बारे में पता चलेगा। तो चलिए आज से अपनी जो क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं। और ये नया जो सिलेबस है जिसको आईसीएसआई ने अपने हिसाब से 2023 में लॉन्च किया है, बट टेक्निकली बोला तो यही है कि ये न्यू सिलेबस 2022 है, क्योंकि एज़ पर आईसीएसआई करिकुलम हर 5 साल में जो पेपर्स है, जो सिलेबस है वो रिवाइज होते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं जब आप ये देख रहे होंगे तब आप इस बार ही क्लियर कर लेंगे और आपको कोई नया सिलेबस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बात करते हैं। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, और आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि आई एम श्योर आपने मुझे पहले भी देखा होगा, सुना होगा मेरे बारे में, तो आपको विश्वास दिला देता हूँ कि अगर आप हमारी क्लासेस देख रहे हैं, अभी तो ये एक सब्जेक्ट है, धीरे धीरे करके मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा, और मैं ये नहीं करने वाला कि कंबाइन कर दिया इसका उसके अंदर। अगर चेंज है टॉपिक पूरा का पूरा, तो फ्रेश ही पढ़ाने वाला हूँ, तो ये सब कुछ फ्रेश कंटेंट जो है वो आपको मिलेगा।
वो ये एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने हमारी क्लासेस और नोट्स देख लिया, डजंट रियली मैटर वो सब्जेक्ट कौन सा है, बट ये गारंटी है कि फिर आपको मॉड्यूल स्कैनर ये सब कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्ट्रांगली इसी बात पे बिलीव करता हूँ। मैंने CS फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है और वो इसी चीज़ को ध्यान में रख के किया है कि अगर मॉड्यूल से मिलता जुलता कंटेंट कोई भी टीचर पढ़ा रहा है तो आप मान लीजिए उसकी क्लास आप ले लीजिए, जो बहुत शॉर्टकट है वहाँ वो आपको शायद उस समय तो अच्छा लगे क्योंकि आपको कम पढ़ना पड़ रहा है, बट वही क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाएंगे जो आपने छोड़े होंगे। तो बेटर है कि ऐसी क्लासेस प्रेफर करें, बेटर है शांतनु तान्या एकेडमी प्रेफर करें जहाँ पे मॉड्यूल को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और ये मैं पहले भी प्रूव कर चुका हूँ, क्योंकि जैसे MDCS हर मैक्सिमम टीचर्स जहाँ तक मैं समझता हूँ नोट से पढ़ा रहे थे, बट मैंने पूरा मॉड्यूल कवर कराया है, और सिर्फ MDCS नहीं, हर सब्जेक्ट इसी तरीके से है। चलिए, तो पहला जो चैप्टर आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बहुत बात हो रही है, स्कैंडल्स, स्कैम्स, घोटाले बहुत सामने आ रहे हैं। और पहले एक ज़माना था जब घोटाले होते थे कुछ, आई थिंक मैंने तो कभी नहीं सुना कि 50 लाख का घोटाला हुआ है। अभी इवन हर्षद मेहता वाला स्कैम आप देख लीजिए, जब तक वेब सीरीज़ नहीं बनी थी तब तक तो शायद पता नहीं कितना लोग जानते थे कि नहीं, बट उस समय 1992 में बताते हैं हज़ारों करोड़ का घोटाला उस समय किया था। उस समय सेंसेक्स कितना ही होता होगा, 3000, 4000, 5000, आज सेंसेक्स 60,000 प्लस जा चुका है और कहते हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। तो आप सोचिए कि स्कैम्स के लेवल बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब एक मेरे जैसे आम इंसान के लिए और शायद आपके लिए भी एक कैलकुलेटर पे स्कैम्स को लिखना, कोई कह देना कि 50,000 लाख करोड़ लिख के दिखा दीजिए आप, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जीरो में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस लेवल्स तक के स्कैम्स अब हो रहे हैं, कुछ नोटिस होने में आते हैं तो कुछ नहीं आते। ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमारा गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, वो कमज़ोर है और उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे और यही समझेंगे कि कैसे उसे मजबूत किया जा सकता है, कैसे उसे और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि हम स्ट्रॉन्ग बना देंगे तो कोई स्कैम्स नहीं होंगे या हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लीडर बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज़ काइंड ऑफ एन नेक्स्ट टू प्रैक्टिकल थिंग, बट एटलीस्ट हम कुछ हद तक तो कामयाब होंगे, कुछ हद तक तो ये सब चीज़ें कम होंगी, कुछ हद तक तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस एनकरेज होगी। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में बात करी गई है। और आज से पहले भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को लेके और एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव को लेके काफ़ी बात हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यही बात करने वाले हैं कि भाई कॉर्पोरेट जो गवर्नेंस है उसका आखिरकार मतलब है क्या। तो देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है, अगर मुझे बुक के तौर पे एक रटी रटाई डेफिनेशन बतानी है तो वो तो आपके सामने है ही है, पर मेरा फोकस मेरी क्लास में यही रहता है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, कि मैं आपको समझा के पढ़ाऊँ जिससे कि एग्ज़ाम में अगर लिखने को आए तो आप लिख सकें। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बताया गया है कि मतलब अगर मैं आपसे भी पूछूं तो आई थिंक आप भी एक लेमैन लैंग्वेज में बता देंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोई बेस्ट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को अप्लाई करना, अकाउंटेबिलिटी सेट करना, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना, ऑनेस्टी को बढ़ावा देना, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग प्रॉपरली देना, एक कोड ऑफ कंडक्ट रखना, मतलब इन्हीं के आसपास जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस घूमता है। क्योंकि अगर पॉलिसी है और प्रोसेस है, यूनिफॉर्मिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, एक्यूरेसी है, तो आई थिंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने आप वहाँ पे आ जाता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली एक दायरा सेट करता है, एक लिमिट सेट करता है कि जहाँ तक हम जा सकते हैं, जो हम कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में कॉर्पोरेट गवर्नेंस बात करता है। और आज उन कंपनीज़ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज़ हैं, 500 लिस्टेड एंटिटीज़ हैं, कि वो इस तरीके की चीज़ों को बताएं। तभी आप देखते हैं कि टाटा है, रिलायंस है, या और न जाने कितनी कंपनीज़ हैं जो तौर पे नए नए तरीके लेके आ रही हैं, जो इवन चीज़ें वॉलंटरी हैं अभी। क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत बार गवर्नमेंट एकदम से एप्लीकेबल नहीं करती, कहती कि पहले हम इसको वॉलंटरी तौर पे शुरुआत करेंगे। अब वॉलंटरी में जो आगे आ रहा है, इसका मतलब उसकी इंटेंशन साफ है, वो तैयार है। अगर आप मैंडेटरी भी अगर कर देते हैं तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई थिंक उसी के बारे में कॉर्पोरेट गवर्नेंस बात करती है। तो देखिए, एक वर्ड मैंने अभी यहाँ तक पढ़ा नहीं है, बट जितना आपको बता दिया है, इस बात की गारंटी लेता हूँ कि यही चीज़ आप यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप मान के चलिए कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, कंप्लायंस ऑफ लॉ इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट एंड एडहेरेंस टू द एथिकल स्टैंडर्ड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट and distribution of wealth and discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders। तो किसी एक की बात नहीं आप करते, ये नहीं कह रहे कि ऑफ आ शेयर होल्डर, कहते हैं कि स्टेक होल्डर। और आप सब जानते हैं कि जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो उसमें वो लोग जिनसे हमें कोई फ़ायदा होना है
या हुआ है या हो सकता है या नहीं होगा, हम सबको जोड़ते हैं। फ़ायदे और नुकसान के नाम पे कोई स्टेक होल्डर नहीं बनता। तो कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस उस चीज़ का नाम है जहाँ पे हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं और चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो सही तरीके से करें, लीगलाइज तरीके से करें, जिससे कि इसका फ़ायदा सभी को हो सके, उस सोसाइटी को हो सके, उस कम्युनिटी को हो सके, उस इंडस्ट्री को हो सके, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं उनको हो सके, हमारे कस्टमर्स को हो सके, गवर्नमेंट को हो सके, कैसे भी कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड हम सबको फ़ायदा पहुंच सके। यही कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एकमात्र ऑब्जेक्टिव है। अब चाहे आप इसको ऐसे कह दीजिए, तो चाहे आप इसको किसी भी लैंग्वेज में कह दीजिए, इसी कंक्लूजन पे आप पहुंचेंगे। और आपको एक चीज़ बताऊं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर है, तो बहुत बार आपने सुना होगा कि पेपर्स हम रीचेकिंग के लिए देते हैं, जब अनफॉर्चुनेटली हमारी उम्मीद के हिसाब से मार्क्स नहीं आते, तो कहते हैं कि कीवर्ड्स नहीं लिखे। अब यहाँ पे आप देखिए कीवर्ड्स क्या हैं, अगर मुझे आपको ये बताना है तो कीवर्ड्स, वैसे तो आप समझदार हैं, प्रोफेशनल में हैं, तो कीवर्ड्स क्या हैं? कीवर्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो कहते हैं कि बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो है वो कीवर्ड है। उसके बाद कहते हैं एथिकल स्टैंडर्ड। अब पूरी ही चाहे तो लाइन आप पूरा अंडरलाइन कर दीजिए, सारे ही कीवर्ड है एक तरीके से, बट हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर ढूंढने हैं तो यही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेक होल्डर है। अगर ये 4-5 चीज़ें आपने अपनी राइटिंग में लिख दी, जो भी आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, तो आप मान के चलिए आपको मार्क्स मिलने, नहीं अच्छे मार्क्स मिलने तय हैं, ये पक्का आपको बता रहा हूँ। आपको लगेगा सर इतना आप एक में समझा रहे हैं, पता नहीं कितना देर लगाएंगे। देखिए ये फर्स्ट क्लास है, बहुत ज़रूरी है कि आपका माइंडसेट, मेरा माइंडसेट एक लेवल तक पहले मिल जाए, उसके बाद तो हम आगे चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। तो पहले हम समझ लें कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और कैसे हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसी के बारे में ये बताया मैंने। कहते हैं it encompasses the mechanism by which companies and those in control are held to account, and it also deals with the accountability of the individuals through a mechanism which reduce the principal agent problem in the organization। तो प्रिंसिपल एजेंट क्या होता है कि भाई जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के लिए काम करता है, एजेंट को कमीशन मिलता है, तो वो क्या है अपने से अपना काम रखते हैं। आजकल आप देखते हैं दुनिया में ऐसा होता है, लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था अपने ऑफिस में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बात है वो तो बात सही है, बट उसमें अब क्या हो रहा है कि अगर आप गलत भी सोच रहे हैं ना, मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि क्या दूसरों से बात करनी, अपनी लाइफ जियो, सेल्फ सेंटर्ड होके जियो, तो आप अगर इंटरनेट पे जाएंगे और कुछ भी सर्च करेंगे आपको ऐसे ही चीज़ें, वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको ये कन्विंस करता दिखाई देंगी कि जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, बट मैं बोल रहा हूँ जो आप माइंड में आज आइडिया लेते हैं, उस जैसी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी। वो सही है, वो गलत है, ये किसी को नहीं पता, बट वो चीज़ आपको मिल जाएंगी। तो मेरा यही हमेशा कहना रहता है कि जब भी कोई आप डिसीजन लें, कुछ भी आप सोचें, ये मत देखिए कि बाकी, एक बार अपना सेंस ऑफ जजमेंट यूज़ करिए, फिर किसी नतीजे पे पहुँचिए। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अगर दूसरे वर्ड्स में समझाना है तो इससे अकाउंटेबिलिटी सेट होती है, क्योंकि अब जैसे CS है, अब उसका कोई काम है, क्या काम है कि कंप्लायंस को हमेशा मेक श्योर करना है कि ठीक तरीके से आगे बढ़े, कोई पेनल्टी ना लगे, कोई बैड रेपुटेशन ना आए, कोई फाइन ना लगे, ये सब आपका काम है। एक डेडिकेटेड काम आपको दे दिया, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी सेट कर दी। अब अकाउंटेबिलिटी सेट करती तो कल कुछ भी दिक्कत होती है तो अब जवाब मांगा जाएगा। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से अकाउंटेबिलिटी भी सेट होती है, प्लस एक प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशन है उससे दूर हट के हम बात करते हैं। क्योंकि अगर ये कहेंगे ये मेरा है, ये तेरा है, ये शेयर होल्डर का है, ये मैनेजमेंट का है, तो कभी भी ट्यूनिंग नहीं बन पाएगी। जो शेयर होल्डर्स का है उन्होंने सब कुछ पैसा था मैनेजमेंट को दे दिया, मैनेजमेंट को चाहिए कि वो बेस्ट तरीके से उसका यूटिलाइज करें, अपने फायदे के बारे में ना सोचें। इन अदर वर्ड्स, द हार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ट्रांसपेरेंसी, जो मैं बोल रहा था आपसे, डिस्क्लोजर्स, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी। It is to be borne in mind that mere legislation does not ensure good governance. Good governance flows from ethical business practice, even there is no legislation. तो डरने की कोई यहाँ पे बात नहीं है। तो देखिए, कानून बनाना और कानून को मनवाना ये दो अलग अलग बात है। तो कहते हैं कि अगर कोई ये सोचता है कि लॉ बना देने से सब कुछ हो जाता, तो फिर तो भाई क्राइम होना नहीं चाहिए था। तो आप देखिए कितना सब कुछ होता है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लॉ नहीं बनाएंगे। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि जब हम लॉज बनाएं, अब ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कंपनी की ये जिम्मेदारी है या जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि लॉज को कंप्लाई किया जाए, तो फिर गवर्नमेंट की भी ये जिम्मेदारी है कि लॉज उसी हिसाब से बनाए जाएं। अगर आप अननेसेसरी बनाएंगे और अननेसेसरी पेपर्स वर्क की बात करेंगे तो फिर हल नहीं निकलेगा। तो आई थिंक उसी के बारे में यहाँ पे बात करी गई है कि
ये मत सोचें कि हम कोई देख रहा है हमें तो हम कानून फॉलो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, उससे कुछ बहुत ज़्यादा हाथ में हासिल होने नहीं वाला। क्योंकि वो फिर आपकी नीयत, मतलब उस कंपनी की नीयत ख़राब है। वो कह रही है कि अगर प्रेशर आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। तो अपनी मन से विलिंगनेस नहीं है, और जब तक विलिंगनेस नहीं है, ये बड़े बड़े वर्ड इस्तेमाल करना, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, कल्चर, कोड ऑफ कंडक्ट और सो ऑन सो फॉर्थ, ये किसी काम के नहीं है, सिर्फ डर है। तो आई थिंक एक बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में हम समझें। अब आप कहेंगे सर आपने तो बड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया और ठीक भी लगा, बट क्या हम ऐसे लिखेंगे एग्जाम में जो आप बोल रहे हैं कि ये ऐसे थोड़े लिखेंगे एग्जाम में? कौन मार्क्स देगा? हम इतना पढ़ के जाते हैं, समझ के जाते हैं, तो लिखते हैं, तो मार्क्स तो मिलते नहीं है। तो अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो अभी तक कर रहे थे वो कर रहे होंगे, अब सही या गलत ये तो फैसला आपको लेना था उस समय, बट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, 3 इडियट्स देखी है, 3 इडियट्स में वो क्या करता था, आमिर खान की बात कर रहा हूँ, क्या करता था आप देखिए, सब उसने किया, शरारत भी, मस्ती भी, सब कुछ। जब एग्जाम टाइम आया तो ऐसे नहीं कि पढ़ता रहा, समझ के पढ़ा, कंसेप्ट्स को समझ के पढ़ा, और वही मैं यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपने वो कंसेप्ट समझ लिए तो फिर कुछ और नहीं रह जाएगा। अच्छे मार्क्स, आपको लगेगा ये पेपर आए, जल्दी आए, और मुझे यही पेपर सबसे पहले जो पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे फिलहाल ये वाला, तो आपको लगेगा कि यार इसमें मैं सबसे ज़्यादा स्कोर करूँगा क्योंकि मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, डर नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा आपको। तो इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो अच्छा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर किसी इंसान की रेपुटेशन अच्छी होती है तो उसके क्या फ़ायदे हैं? आप हर कोई चाहता है कि उसका नाम इस समाज में हो, क्या फ़ायदे हैं उसके? अगर मैं फ़ायदे गिनने की बात करूं हर एंगल से, तो अगर किसी की इज्जत है समाज में तो घर में भी, वैसे पता नहीं घर में होगी कि नहीं, बड़ा अड़ोसी पड़ोसी इज्जत करेंगे, बड़ा इज्जत वाला आदमी है, बैंक जो होगा जल्दी लोन देगा, कोई भी होगा चाहेगा कि इससे मेरा रिलेशन जुड़े, ये बात मुझे जाने क्योंकि बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। यही कंपनी के साथ भी है, अगर कंपनी जो है वो अच्छा काम कर रही है तो हर बंदा चाहेगा अगर पैसा लगाना ही है, डुबाना तो नहीं है ना, बढ़ाना है, तो ऐसी कंपनी में लगाऊं जो अच्छी कंपनी है। बैंक भी लोन देना चाहता है, बैंक कहाँ से पैसा कमाएगा? लोन दे के कमाएगा इंटरेस्ट के तौर पे। तो बैंक भी उसी को तो पैसा देना चाहेगा जो उसका पैसा वापस करे, तो जिसका नाम होगा उसी को पैसा दे के बैंक भी खुश होगा। ऐसा नहीं कि बैंक बाकी को लोन नहीं देगा, बट खुशी उसको वहाँ मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ मेरा जो पैसा है वो सिक्योर है। यही शेयर होल्डर्स का हाल है, यही बैंक का हाल है, यही एम्प्लॉयज़ का भी हाल है। अब क्यों कहते हैं लोग कि मैंने बड़ी कंपनीज में काम करना है, बिग 4 के बारे में आप बात सुनते हैं, या चलिए बिग 4 छोड़िए और कंपनीज के बारे में करना है, मुझे वहाँ करना है, क्या होता है? ऐसा तो है नहीं कि वो आपको इंडिया में रुपये चल रहा है तो डॉलर दे देते होंगे। और बड़ी कंपनीज बहुत बार सैलरीज भी कम देती हैं, वो भी ब्रांड नेम अपना, उनको पता है कि हमारा ये ब्रांड नेम है, जो भी हमारे ब्रांड के साथ एक बार जुड़ गया, भले यहाँ कम पैसे में काम कर रहा है, कल अगर किसी और कंपनी में जाएगा तो इस ब्रांड का इसको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो वही चीज़ जो आप नॉर्मली अपनी डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं वही इंप्लीमेंट यहाँ कर दीजिए, ये पेपर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप देखिए क्या लिखा है, एडवांटेज क्या है, कहते हैं कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अच्छी कंपनी में पैसा लगाया मैंने, डरेगा नहीं। और हमेशा जब डरेगा नहीं तो क्या होगा कि ऐसे नहीं होगा कि शेयर का प्राइस आज 100 है, कल 50, 60, 70 बढ़ता ही जाएगा, धीरे 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 बढ़ता जाएगा। वही देखिए शेयर प्राइस के बारे में बात करिए, वेस्टेज कंजम्पशन, क्योंकि सब कुछ अकाउंटेबिलिटी सेट है कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना, तो फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और कोई बकेट पास नहीं करेगा कि ये तो इसकी जिम्मेदारी थी, वो कहे उसकी जिम्मेदारी थी। हमने सबकी जिम्मेदारी तय कर दी तो फिर कन्फ्यूजन कहाँ रह गया। कंपनी जो है वो आगे जल्दी बढ़ पाएगी, प्लस कहीं ना कहीं ब्रांड का फॉर्मेशन होगा। अब ब्रांड कहिए, गुडविल कहिए, इसी को तो आईपीआर पे हम रिलेट कर रहे थे कुछ समय पहले। तो आई थिंक ये सारे के सारे फ़ायदे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जब आप ये पेपर देख रहे हैं, इसकी क्लासेस देख रहे हैं, तो ये सब कुछ, ये सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस अब मैं एक एक करके करूँगा। फिलहाल प्री बुकिंग में जब हम इसको निकालेंगे तो इसके प्राइसेस कम होंगे, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा कोर्स, यानी जैसे जैसे क्लास रिकॉर्ड होती जाएगी प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपने सोच लिया कि मैंने भाई नए सिलेबस में ही पढ़ना है, तो फिर आप इसके अंदर एनरोल करा सकते हैं। और सिर्फ एक सब्जेक्ट के नहीं, सारे सब्जेक्ट्स पहले भी मैंने पढ़ाए थे टैक्स के अलावा, अब टैक्स है ही नहीं तो अब तो वैसे ही सारे पढ़ाने हैं मैंने। और पहले ही बता रहा हूँ कि आईपीआर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इंसॉल्वेंसी भी पढ़ा चुका हूँ, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे और फास्ट ट्रैक भी निकाले हैं। इंग्लिश में भी पूरे के पूरे इंग्लिश में है, फिर कॉम्बिनेशन फास्ट ट्रैक हिंदी इंग्लिश का भी है, डिटेल क्लासेस भी हैं। बहुत समय दिया है इस पूरी चीज़ को सेटअप करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बात करते हैं। आखिरकार कॉर्पोरेट गवर्नेंस चाहिए क्यों?